अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट, महर ऑर्गेनाइजेशन और OSM कॉलेज मैनेजमेंट की जानिब से अक्सर व बेशतर तालीमी लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। उसी की एक कड़ी आज यहाँ आज़म फंक्शन हॉल मुग़लपुरे में इस मौके पर इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर ये एहतमाम किया जा रहा है। ये अलग बात है कि 8 तारीख़ को वुमेंस डे था, लेकिन इसका सेलिब्रेशन कभी भी हो सकता है। और जिस तरह से एक लड़की की तालीम एक कुंबे की तालीम यानी कि एक फ़ैमिली की तालीम के मिसदाक़ है, और यकीनन आप लोग आने वाले दिनों में एक फ़ैमिली के ज़िम्मेदार बनने जा रहे हैं, और आपकी तरबियत, आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए आज का ये लेक्चर का एहतमाम किया गया है। इससे पहले कि ये लेक्चर का आगाज़ हो, मैं चाहूँगा डायरेक्टर जनाब मोहम्मद उस्मान साहब वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, और दूसरे डायरेक्टर जनाब मोहम्मद मोहित साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। मैं चाहूँगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। और शहर की एक मारूफ सोशल वर्कर जनाब राजेंद्र कुमार साहब, सदर हैदराबाद पीपल्स एजुकेशनल ट्रस्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो डाइस पर आ जाएं। मोहित साहब कुछ देर के लिए आ जाएं, उसके बाद चले जाओ आप पास। मैं महर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनाब अफ़ान खादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी डाइस पर आ जाएं। मोहतरमा अमतुल अज़ीज़ अस्मा साहबा रास्ते में हैं, कुछ ही मिनटों में वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि जनाब राजेंद्र कुमार साहब को दावत दूंगा। आज़ादी हिंद से पहले अंग्रेज़ों का बहुत सारा जुल्म चल रहा था, और चूँकि आज़ादी की लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़ी है, लेकिन उस ज़माने में ज्योतिबा फूले और फ़ातिमा शेख के नाम से, जो फ़ातिमा शेख मोहतरमा हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम टीचर हैं, और उनका ताल्लुक़ नागपुर से है, महाराष्ट्र से हैं। और ये बात हम भूल चुके हैं कि टीचर का इतना मुक़द्दस पेशा है कि फ़ातिमा शेख जैसी ख़ातून आज़ादी से पहले हमारे पास जो है सबसे पहले टीचर का पेशा अख्तियार किए और आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जनाब राजेंद्र कुमार साहब, पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट सेक्रेटरी हैदराबाद से दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़ातिमा शेख की ज़िंदगी पर आपसे मुखातिब हों। जनाब राजेंद्र कुमार साहब। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर उपस्थित सारे महिलाओं को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते वक्त जो आज़ादी से पहले ज्योतिराव फूले जी जो 1827 में उनका पैदाश हुआ, और उन्होंने यही काम पे लगे हुए थे कि समाज को पढ़ने का मौका देना। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बदकिस्मती है कि उस समय उन लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं आने दिया जाता था। और दूसरी बात कि हमारा मनोवाद जो है उसके हिसाब से ही पढ़ने का मौका दिया गया। इसमें 4 है, जो हमारे ब्रह्म भगवान जो कहते हैं हम लोग, सर से जो पैदा हुए वो लोग ब्राह्मण्स हैं। कोई सर से पैदा होता, अम्मा के कोख से पैदा होता ना। जो हाथों से पैदा होता वो क्षत्रिय है। जो पैरों से बीच में से जो पैदा होता वो वैश्य है, कुमटी। और पैरों से जो पैदा होता वो शूद्र है। तो ज्योतिराव फूले जी शूद्र जात के हैं, BC, जो आज हम लोग BC कह रहे हैं।
तो ज्योतिराव फुले को उनके पिताजी स्कूल में ज्वाइन करते, उन स्कूल में बहुत ही एक्टिव से पढ़ना शुरू करते। तो आजू बाजू वाले पूछना शुरू करते रहे, तुम तो शूद्र रहे, तुमको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा हिंदू धर्म में जो वेद है, अगर वेद मैं पढ़ूंगा तो ज़बान काट देंगे वो लोग, अगर वेद मैं छूऊंगा तो मेरे हाथ काट देते, और वेद को मैं अगर देखा तो मेरे आंखें खींच देते। हकीकत है, मैं बना के बोल रहे सो नहीं है, ये मनोवाद मनोधर्मशास्त्र जो है, इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर मनोवाद को नडी बाजार में स्ट्रीट में उसको जला डाले। किसकी हिम्मत नहीं हुई, क्यों आप जला डाले। तो ये सारे बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वैसे माहौल में ज्योतिराव फुले जी अपना पढ़ाई शुरू करे। उस पढ़ाई के अंदर अभी लोग उनको तंग करना शुरू करें कि गोविंदराव फुले जो उनके पिताजी हैं, उनके पीछे लगे कि क्यों पढ़ा रहे आपके बच्चे को, अरे ये हमारे वेदों के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उनके पिताजी क्या करते, जब पढ़ाई रुका देते। तो जब उन्होंने गफूर शेख जो है, गफूर जो है उनके दोस्त, जिनके गोविंदराव फुले के दोस्त गफूर साहब आके गोविंदराव फुले को पूछे, क्यों बच्चे को पढ़ाई रोक दिए, सब लोग मेरे तंग कर दे रहे, सता रहे, क्यों भी जा रहे बच्चे को बोल के। तो गोविंदराव फुले की बहन सुगना मैडम उन्हें जब आके बोलती, भाई यार ये तो तरीका नहीं होता, गलत है, ये तुम बच्चे को पढ़ाओ, किसी सूरत में पढ़ाओ बोलते। जब गफूर जो है ना, गफूर उन्होंने फिर इनको एक इंग्लिश मीडियम में एडमिट करा, इनको ज्योतिराव फुले को। देखिए पढ़ने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। आप लोग एक बात समझिए, मेहरबानी है कि आज जो माहौल है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आज हमारा जो यहाँ का माहौल है, हर आदमी पढ़ सकता, हर आदमी को अधिकार है, ये संविधान अधिकार है पढ़ने का, ये कोई हमको कोई भीख नहीं दिया। इसके लिए कई लोग आंदोलन करे, कई लोग लड़ाइयाँ लड़े। तो जब उनको इंग्लिश मीडियम में एडमिट करे, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते तो उनको थोड़ा बहुत स्टडी शुरू करते उन्होंने वहाँ पर। कौन, ज्योतिराव फुले, कि आखिर अमेरिका में क्या है, जापान में क्या है, इटाली में क्या है, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या कल्चर है, उस कल्चर को जब स्टडी करके बोलते कि हम ज़रूरी है। तो ज्योतिराव फुले साहब एक बार उनके दोस्त के शादी में जाते, बुलाते, वो लोग अपर कास्ट के लोग रहते। जो ज्योतिराव फुले भी वो बारात में, उन्होंने फुले का मतलब क्या है, ये जो फूल उगाने वाले, क्या बोलते, बगीचा, जो बगीचे के अंदर फूल उगाने वालों का इन लोगों का प्रोफेशन था, इनके पिताजी का। तो वहाँ पर उनके ऊपर हंसी उड़ाते, आया क्यों तू तो बारात में। जब ज्योतिराव फुले को वहाँ से भगा देते, उनको क्या करते, उनको इंसल्ट कर देते। किनको, ज्योतिराव फुले साहब को इंसल्ट करे तो उन्होंने सर नीचे लगा लेके बोलते, भाई कई कोई लोगों से झंझट मेरे बोल के वहाँ से हट के। तो वहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ, जब वहाँ के जो लेडीज़ रहते, सारे लोग हंसी उड़ाते, अरे ये कहाँ से भटक के आ गया इन्हों। तो जब ज्योतिराव फुले समझते, आखिर ये ना समझ के वजह से आज ये लोग हंसी उड़ाए मेरी, वजह क्या है, एजुकेशन नहीं रहने की वजह से, इनमें सोच नहीं रहने की वजह से, ये लोग समाज को नहीं समझने की वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ, इस बोल के जब ज्योतिराव फुले साहब समझ के वहाँ से निकल जाते। जब ज्योतिराव फुले साहब का शादी होता, ज्योतिराव फुले साहब का शादी हो, जब भी उन्होंने ये अपने एक्टिविटीज़ करते रहते। तो अब उनके पिताजी क्या करते, ज्योतिराव फुले तुम पहले मनोवाद के विरोध में, धर्म के विरोध में अगर काम करना है तो मेरे घर में नहीं रहना, तुम वार्निंग देते। जब उनका शादी हुआ रहता तो उनको बोलते आप घर में रहने के काबिल नहीं है, तुम्हारे एक के वजह से मैं इंसल्ट हो रहा हूँ, मैं सभी से बातें गिर रहा हूँ, तुम मेरे घर में रहना नहीं रहना बोल के, मेरे घर में नहीं रहना बोल के। नया शादी हुआ रहता, हमारे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का शादी जो शुरुआत में रहता, वो जब उनको घर से अकाले, जब उस्मान शेख कोई भी उनको शेल्टर नहीं देते, उस्मान शेख जहाँ के उनके करीब के रहते, उन्होंने बोलते मेरे घर में आके रहो। दूल्हा दुल्हन को ले के जाके उस्मान शेख उनके घर के अंदर 2 रूम दे के बोलते भाई आप मेरे घर में रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद में अभी सावित्रीबाई फुले साथ में
जब उस्मान शेख ये डिसाइड कर लेते कि सावित्रीबाई फुले के लिए कोई ना सहारा हो, जब फातिमा शेख को, जो हमारे गफ़ार साहब के बहन रहते उन्होंने, उनके बहन फातिमा शेख को जब बुला के इनके साथ अटैच करते, फातिमा शेख का बाद उनके लिए जो भी घरेलू सामान ज़रूरत है वो जो भी है वो पूरा उन्होंने प्रिपरेशन करते। तो वो लोग जब सोचते कि ज्योतिराव फुले जी बोलते नहीं मेरा इरादा है कि मैं स्कूल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, वो भी स्पेशली लेडीज़ के लिए, कोई मामूली बात नहीं है। जब मर्द आदमी को, एक आदमी को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अवकाश नहीं है, पढ़ने का चांस नहीं है, जब महिलाओं को पढ़ाना तो ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो जब ज्योतिराव फुले बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, मैं खुद मेरे घर में स्कूल शुरू करूँगा। जब उस्मान शेख खुशी से बोलते हैं ठीक है भाई आप चला लो, आप शुरू करो, तो जब उस्मान शेख के सहारे ज्योतिराव फुले स्कूल स्टार्ट करते, फिर स्टूडेंट्स कहाँ हैं? जब स्टूडेंट्स कहाँ हैं? स्टूडेंट्स ही नहीं है। तो जब ये तय कर लेते पहला स्टूडेंट फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले, बिल्कुल फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं हम, हिंदुस्तान के सबसे पहले स्टूडेंट्स थे वो थे फातिमा शेख, हमारे सावित्रीबाई फुले। ये दोनों को एजुकेशन शुरू करते, दोनों पढ़ना शुरू करते, और ये दोनों मिलके स्कूल को डेवलप करना है ना, घर घर को जाके रिक्वेस्ट करते भाई पढ़ाओ आपके बच्चों को, पढ़ाओ आपके बच्चों को। हम स्कूल में हम लेके जाके पढ़ाते, घरों को घूम के लेकर आके बच्चों को वो लोग पढ़ने का सिलसिला शुरू करते। हल्लू हल्लू ऐसी थोड़ा डेवलप होता तो ज़्यादा बच्चे आते, क्लासेस शुरू कर देते, क्लासेस शुरू हो जाता। तो जब ये लोगों को तो स्कूल डेवलप हो गया ना, तो जब ज्योतिराव फुले साहब सोचते हैं तो टीचर ट्रेनिंग, वो ज़माने की बात बोल रहा हूँ, 1850 के बीच की बात है ये। वो टाइम ज्योतिराव फुले साहब बोलते इनको टीचर ट्रेनिंग देंगे, जैसा टेट है ना अभी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, वो 1840 में है। काम करता वो अहमदनगर में स्टूडेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। चलो इन्होंने बोले भाई कर रहे मेहनत कर रहे, दोनों को लेके जाके वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करते। कहाँ पर? अहमदनगर में। भाई 2 औरत लड़कियाँ, 2 औरत बेटियाँ कहाँ नागपुर से जाकर अहमदाबाद में जो पढ़ने ट्रेनिंग लेके फिर वो लोग पीछे आते। पीछे आए बात जब इन्हों कौन फातिमा शेख को उर्दू, अरबी, कौन सा हो रहा है फ़ारसी, ये 3 लैंग्वेज ही आते उनको, मराठी नहीं आता। ठीक है, उनकी मेहनत की जो कोशिश है, उनकी जो कोशिश और उनकी जो मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। तो जब उन्होंने ये तय कर लेते मराठी सीखेंगे आप, चलो ज्योतिराव फुले साहब से बोल देते लेते, मैं ज्योतिराव फुले साहब से परमिशन लेते, साहब मैं पहले मराठी सीखूंगी क्योंकि मराठवाड़ा है ना, तो मैं मराठी सीखती हूँ बोल के जब फातिमा शेख मराठी सीखते, इतने डेवलपमेंट में भी हमारे लोगों को पढ़ने का दिलचस्पी ख़त्म हो गया। ज़्यादा टीवियाँ देखो, ज़्यादा सेलफोना देखो, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट। पढ़ाई जो चीज़ है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज़ है, पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब उन्होंने मराठी सीखे बाद मराठी क्लासेस लेना शुरू करते फातिमा शेख, तो उसी कंटिन्यूशन में सावित्रीबाई फुले इन्होंने 2 मिलके करके नागपुर में तकरीबन 5 स्कूल्स ओपन करते। 5, 1 नहीं 2 नहीं, उस ज़माने में 5 स्कूल्स शुरू करते। वो स्कूल्स का ऐसे डेवलप करते हैं। और ये लोग ये भी सोचते कि अडल्ट एजुकेशन भी देंगे हम। कितना बड़ा विचार है देखिए, हम लोगों का कितना बड़ा सोच है। देखिए कोई सियासती लड़ाई नहीं है वहाँ पर। ज्योतिराव फुले जी ये बोले मैं सियासती लड़ाई लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सोशल लड़ाई लड़ूंगा, सोशल जस्टिफिकेशन के लिए लड़ूंगा मैं। उस दौर में सोशल जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना मेरे पास, तो पहले तो मेरा सोशल जस्टिफिकेशन मिले तो मैं लड़ाई को आगे लेके जा सकता हूँ ना। तो लड़ाई का मकसद मैं आप लोग एक बात मान रहा हूँ, लोग समझते आंदोलन, संघर्ष, लड़ाई, ये डायलॉग हम बोले कि अरे ये क्या, अरे भाई लंबे लंबे बात हम बोल रहे हैं। संघर्ष, आंदोलन, ये जो है नेल्सन मंडेला 25 साल जेल में रह के लड़े, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। साउथ अफ्रीका लिए 25 साल एक आदमी जेल में रह के आज़ादी हासिल करे, सो महान नेता है नेल्सन मंडेला। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सोच है ना उसमें बदलाव आना, परिवर्तन आना, उसके लिए हम
इंटरनल स्ट्रगल करना ज़रूरी नहीं। इंटरनल स्ट्रगल का मतलब अपने आप को स्ट्रगल कर ले तो कुछ अपन समाज को दे सकते। इस लड़ाई के अंदर 5 स्कूल जब बनाते हो लोग, तो जब 1854 में ज्योतिराव सावित्री ज्योतिबाई को तबीयत खराब हो जाता, तो नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करे ये लोग, बहुत काम करे। और एक दूसरी बात ये है, ये लोग मनोवादी ये करे, जब सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा जब स्कूल को जाते थे, चढ़मचाड़ी शीटी में नाच, जब शीटी में नहीं है, जब वो ज़माने नहीं है मैं शुक्रिया करता हूँ शिमटिम वालों को, तो वो ज़माने में शीटिम नहीं है। आज हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए प्रोटेक्शन है आज शीटिम, फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं हम लोग। ठहरों से जाकर आप एक फ़ोन मारिए, आपके लिए वो लोग भाग के आते हैं। आज मैं बहुत सारे स्टडीज़ में मैं देखा तो शिफ्ट टीम का बहुत बड़ा सा रूल है। तो उस समय फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले स्कूल को जाने की कोशिश करे तो उनको मारते थे, जिससे कीचड़ लेके मारते थे, नहीं तो गोबर से मारते थे, गालियाँ देते, कई को तुमको ऐसे बुरे बुरे गालियाँ देते थे ताकि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो ये रोज़ सिलसिला चल रहा। तो जब क्या करते, सावित्रीबाई फुले जी बोलते भाई ये तो बहुत मुश्किल, स्कूल को कैसा पढ़ा सकते बच्चों को, मुश्किल है ना। तो जब उन्होंने करते खुद के एक बैग में और एक ड्रेस और एक सारे ब्लाउज लगा लेके जब स्कूल जाना शुरू कर, ये लोग आगे जब ये डाले कीचड़ वगैरह डाले या गोबर से मारे तो जाके स्कूल को जाके बदल लेते थे। इतना लंबा लड़ाई है ना, इतना कोई मामूली लड़ाई नहीं ना। तो वहाँ से जब ये लोग 5 स्कूल जब बना के नागपुर में जब ज़्यादा एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन से सबको बुलाते हैं लोग, बल्कि खाली एक हिंदुओं के लिए नहीं है। जो ज्योतिराव फुले जी जो स्कूल शुरू करे, वो स्कूल केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सारे समाज के लिए उन्होंने शुरू किया। और ख़ास करके ज्योतिराव फुले जी आपके मोहम्मद प्रवक्ता के बारे में जितना स्टडी करे, खुद लोग भी नहीं करते होंगे उस दौर में। मोहम्मद प्रवक्ता के बारे में वहाँ पर पहाड़ पोड़ा कहते हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र में। पोड़ा का मतलब क्या है, शेर शायरी गज़ल जैसा होते ना, पोड़ा जैसे मोहम्मद प्रवक्ता पे उस ज़माने में बाबा फुले ने लिखी। तो उस समय बाबा फुले भी यही बोलते, बाबा फुले आज जो इस्लाम जो चल रहा, जबकि नवाबा थे ना, नवाबा राजा, पूरा अलग ही रहता था उन लोगों का हाल माहौल। लोग पूरे चीज़ों का आज छोड़ो यार, जाओ तुम्हारा काम तुम कर लो, ऐसे लोग रहते थे। वो लोगों के ऊपर उन्होंने उसी दिन बोले आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे, खुरान के खिलाफ काम कर रहे बोल के बोले। कौन? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले साहब उसी समय बोले आप कुरान को बाजू रख के अपनी मनमानी कर रहे, इधर मुसलमानों के साथ, उधर हिंदुओं के साथ, उधर क्रिश्चियनों के साथ, सारे धर्मों के साथ सबको मिलाकर ले जाने की कोशिश। उसमें ज़्यादातर हमारे फातिमा शेख और हमारे सावित्रीबाई फुले, हमारे सावित्रीबाई फुले ये लोग जो मेहनत करें, उनके साथ उनकी पुप्पी, किनकी? ज्योतिराव फुले की पुप्पी सुगुना मैडम कह रहा हूँ, अभी के शब्द में मैडम कह सकते हैं। तो सुगुना मैडम में तीनों मिलके एजुकेशन को डेवलप करने की पूरी कोशिश करें। जब 54 में 1854 में 54 या 56 है ऐसा है, क्योंकि मैं ये किताब पूरा 1 से 4 बार पढ़ा। ये हमारे आंध्रा के कुछ साथियाँ लिखे, और इसी किताब को मैं हमारे खादरी साहब से गुजारिश करा आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, और इसके लिए अपन मटेरियल कलेक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। मैं जितना किताब सारा पढ़ा उसके अंदर इनका जो लिमिटेशंस है और इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। देखिए कितनी बुरी बात है, फातिमा शेख का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बात याद रख लीजिए। और कई लोग कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 कर रहे, नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे कि ये हमारे फातिमा शेख के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये जानकारी लेके आप तक पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, वो कोशिश बहुत बड़ी कोशिश है। जब सावित्रीबाई फुले का जब हालत इलीनेस जो होता, हेल्थ ख़राब होता, तो उन्होंने अपने कंडा लगा अपने माँ बाप के घर को चले आते। स्कूल चलाने वाले कौन? जब स्कूल चलाने वाले कौन? इसलिए जब ज्योतिराव फुले जी फातिमा शेख को इस स्कूल के प्रिंसिपल बनाते, ये हिंदुस्तान के पहले टीचर नहीं है, ये हिंदुस्तान के पहले प्रिंसिपल है।
फातिमा शेख, जब उन्होंने अपने पे वो बोझ लगा लेके फातिमा शेख वो 4 स्कूल्स चलाना शुरू करते, वो 4 स्कूल्स को डेवलपमेंट करना चाहते, लेकिन 1856 में 1854 56 कुछ ऐसा कुछ गलत लिखे वो लोग, तो उनका देहांत हो जाता। लेकिन एक बात, अगर उन्होंने देहांत भी होगा, हमारे बीच में भी नहीं है, वो इतिहास हमारे बीच में है, वो आवाज़ अपने बीच में है, उसको अमान बुलंद करना है, उसको आगे ले जाना है। ये आप लोगों से मेरा अपील है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस दिन आज़ादी आया उसी दिन महात्मा गांधी बोले एक महिला आधी रात को जब घर को सुरक्षित से पहुंच सकती वो सच्चा आज़ादी है बोले। है क्या आज? इसलिए अंबेडकर साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे बाद सरोजिनी नायडू और अरुण असफ अली, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, वो बहुत सीनियर नेता है। अरुण असफ अली हमारे सरोजिनी नायडू और टीम मिल के बाबा साहब अम्बेडकर करने जाते। बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते भाई आप बहुत बड़ा संविधान लिखे, देश की सुरक्षा के लिखे, समाज के लिए लिखे, हर इंसान को, हर सिटीज़न को आप पूरे हक़ान दिए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं लिखे, महिलाओं के लिए। देखिए उतना बड़ा नेता जो अम्बेडकर के पास जाके बैठ के सवाल उठाए, लोग सवाल उठाना सबसे बड़ी चीज़ है। बात याद रख लीजिए, ज़िंदगी में मैं तो बताऊँ सवाल उठाना ज़रूरी है। अच्छा हो बुरा है तो ठीक है, हम करेक्शन कर लो। अच्छा है तो लोगों में मैसेज जाता, बुरा है तो लोग खुद आपको खरीद नहीं आते। बोलने का ये है कि हमारे अम्बेडकर साहब के पास सरोजिनी नायडू के साथ में अरुण असफ अली लोग जाके पूछे भाई आप कुछ करो हमारे महिलाओं के लिए। तो लोगों का कहना ये था महिला कोई मज़हब में सुरक्षित नहीं है बोल के बोलते, सबके हमले हो रहे, हर कारण रिस्ट्रिक्शंस है। बुरा ना समझना मैं ये बात जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज हमको फ्रीडम मिला भाई, पढ़ ले रहे आप लोग यहाँ पर बैठे हमारे साथ, हम इसमें बैठे बिल्कुल फ़ख्र के साथ कह सकते हैं यस हमारे मैडम में लोग स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, फ़ख्र के साथ हम बोल सकते, लेकिन इतिहास को भूलना गलत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बोलते जो इतिहास को नहीं समझता, जो इतिहास को नहीं पढ़ता, वो इतिहास नहीं बना सकता। जब मैं इतिहास ही नहीं जानता हूँ तो मैं कहाँ से इतिहास बनाऊँ? अब आपके जो ऑर्गेनाइजर्स है, मैं दिल से मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि इन लोगों की जो कोशिश है। मैं एक स्टेज में, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में 40 साल काम किया। आज मैं ये तय कर लिया एनजीओस के साथ काम करो। हमारे भाई है आज हमारे बीच में है, सेक्रेटरी है, ये जो प्राइवेट जो लोन्स वगैरह देते फाइनेंसर, प्राइवेट फाइनेंसर है, लोगों के हरासमेंट कर रहे, ये लोग बोले कमेटी लगाए, कमेटी में लोग मीटिंग लगा, मैं गया उस दिन वहाँ पर। ऐसा पब्लिक के अंदर हम जाना ज़रूरी है, जनता के बीच में जाना ज़रूरी है। तो उस समय अम्बेडकर साहब बोलते ठीक है मैं आपके लिए एक बिल बनाऊंगा, हिंदू कोड बिल एक बना के पार्लियामेंट में सबमिट करते। कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला सपोर्ट नहीं करता, इंक्लूडिंग गांधी, नेहरू। ये पॉलिटिकल स्पीच नहीं कर रहा मैं। तो जिस दिन हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास करने के लिए बिल लगाते, उस बिल के खिलाफ सभी लोग हट जाते बाजू। तो बाबा साहब बोलते हैं जो लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो लोगों का अगर मैं कुछ नहीं करा तो मुझे ज़रूरत है। लॉ मिनिस्टर है, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर थे, बोले अपने पैर के धूल के बराबर बोल के पोस्ट को रिज़ाइन करके बाहर आ गए। ये बाबा साहब का इतिहास है। और एक बात कह के मैं ख़त्म कर देता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिराव फुले को अपना गुरु माने। तो मैं तो अब ज्योतिराव फुले के बारे में बोला, शेख फातिमा, शेख उस्मान और गफूर साहब जो उनका मदद करे, वो ज़माने 1850 की बात बोल रहा हूँ। उसी तरह से आज हिंदुस्तान जिंदा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द संविधान। उस संविधान को जब बाबा साहब तैयार होते लिखने के लिए, उनसे डिस्कशन होता, तो ये लोग क्या करते, पॉलिटिकल पर नामा को छोड़ो लोगों को, वैसे लोगों के नामा लेना भी हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बोल के एक असेंबली बना के जो आदमी वो असेंबली को चुन के आता उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, एक कंडीशन। तो कोई सपोर्ट नहीं करते अम्बेडकर को, क्योंकि वो दलित है ना, शूद्र है ना वो। लेकिन दुनिया का किताबा, दुनिया का जो स्टडी करे, दुनिया के जो डिग्रियाँ लिए, शायद दुनिया में कोई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ऑक्सफोर्ड वहाँ से जो कैम्ब्रिज कॉलेज से जो डिग्रीज लिए, मेरा चैलेंज है दुनिया में कोई नहीं। इसलिए
ये बात कह रहा हूँ कि मैं कार्ल मार्क्स को सबसे पहला इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ। मैं वैसे कार्ल मार्क्स भी हाथा उठा दिए बाबा साहब अम्बेडकर के जगह, और अम्बेडकर साहब को जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए बोले तो कोई सपोर्ट नहीं करता, गांधी नहीं, नेहरू नहीं, पटेल नहीं, कोई भी नहीं करता। तो यही मुस्लिम वाले, ये हमारे माइनॉरिटी भाइयाँ, ये बात को लिख के रख लीजिए, ये कलकत्ता लेके जाके, बंगाल में लेके जाके उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जिता के लाते। कौन लाए? आप लोग लाए ना। ये हिंदुस्तान का इतिहास है। तो जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, इस देश को दी, मैं एनआरसी के इशू में मैं बहुत जगह पार्टिसिपेट करा। जो लड़ाई लड़ने वाले में सबसे पहले थे शाहीन बाग के हमारे माइनॉरिटी महिला, शेरनियों के वजह से बैठे वहाँ पर दिल्ली में शाहीन बाग पे, कोई मामूली बात नहीं है। मैं कंटिन्यू हमारे राजेंद्र नगर, अत्तापुरी एरिया में रोज़ 150 लेडीज़, जो आपके माइनॉरिटीज लेडीज़ आके जो ठहरते थे, डेली जाके उनसे मैं शेयर करता था, उनको हिम्मत देता था। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा संविधान सेकुलर संविधान है। इस सेकुलर का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को समान बराबरी हक है इस देश में जीने का और रहने का। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हम इस आज़ादी के लिए हम लोग लड़े वाले हैं अपन लोग। हम इसमें कोई कम महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। एनआरसी के मुद्दे के बारे में वोटा हमसे लेके प्राइम मिनिस्टर बन के, चीफ मिनिस्टर बन के, फिर हमसे सवाल करें कि आप सिटीजन हैं हिंदुस्तान के। कितनी बेशर्म बातें सुनिए आप लोग। जो हमारे वोट से जो सरकार बनाते, उन्हें हमसे पूछ रहे कि तुम सिटीजन है हिंदुस्तान के। अरे मेरे वोट के बदौलत से तुम बने रहे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो बोलना ये है कि लोगों में सोशल अवेयरनेस डेवलप करना है और इसके बारे में जानकारी लेना है और इसके ऊपर डिस्कशन करना है। ये सारे बातें कहते हुए मैं आखिरी में एक बात कहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। अगर गुलिस्तान कब बना? सारे फूल बने तो गुलाब, पीला, हरा, तीर, पूरे बने तो गुलिस्तान बनता। उस गुलिस्तान को बचा लेने का फ़र्ज़ और कर्तव्य हमारा सबका है। मैं वही आशा और उम्मीद के साथ मैं ये कहता हूँ, जो नेल्सन मंडेला 25 साल जेल में रह के जो आज़ादी हासिल करे, उनको इंस्पिरेशन लिए, उन गांधी को इंस्पिरेशन लीजिए, पुले को इंस्पिरेशन लीजिए, और हमारे शेख फातिमा जी को लीजिए, उस्मान शेख को लीजिए। आज एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया सावित्रीबाई फुले बोले, हम क्या गुनाह करें भाई? शेख फातिमा क्या गुनाह करें? मैं इसलिए कर रहा हूँ ये बात, जब उस्मान शेख, अगर शेख ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई को फुले को शेल्टर नहीं दे के रहते तो इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड, हम उसको प्रचार करो। हम डरना नहीं है, हम लोग को सोचना नहीं है। अगर शेख फातिमा के बारे में हमको जो भी करना अपने को करना बोल के आप लोगों से अनुरोध करते हुए, फिर एक बार इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर सभी लोगों को मुबारकबाद, शुक्रिया देते हुए, मुझे मौका दे इसको आप धन्यवाद देते हुए, आखिरी बात कन्याकुमारी से हमारे कहाँ पर बेंगलुरु में एक बच्ची उठ के, कॉलेज की बच्ची उठ के सवाल करती, कन्याकुमारी आप जय श्री राम बोल के जाना यहाँ से। बहुत तंग कर देते उन्होंने, तुम बोलना बोलना बोलना, क्या बोल के जय श्री राम। तो उन्होंने क्या बोलते मालूम? कन्याकुमारी, ठीक है मैं बोलूँगा, जय श्री राम नहीं बोलूँगा, जय सीताराम बोलूँगा। क्योंकि राम से सीता को क्यों हटा रहे पूछे उन्होंने? क्योंकि सीता एक महिला है ना, 14 साल आप जंगल को भिजा दिए ना, फिर पीछे आबाद, फिर उनको इसके ऊपर ये करे ना। तो बोलने का मतलब है महिलाओं के साथ जो अत्याचार जो हुआ उसके खिलाफ अपन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये शब्दों के साथ मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इजाज़त, थैंक यू। मैं चूँकि राजेंद्र कुमार साहब बहुत जैसे तशरीफ फरमा है, मैं उस्मान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके पर एक यादगारी मोमेंटो राजेंद्र कुमार साहब को पेश करें।